Hello and welcome to the Career Shaper. You are listening me at this platform as ever. It is a set of 25 questions on current affairs which is quite different from others. It will be unique plus in your questions stock which is being made by you for BPSC 67th PT exam. Now let's start right now to solve these probable questions. Question number 1. CJI NV रमन्ना ने न्यायपालिका के लिए पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता की चाह में NJAI के गठन का प्रस्ताव भेजा है। NJAI शायद आप लोग जान रहे होंगे NJAI क्या है। तो ये है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। तो CJI साहब को अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हुई, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं और जो भी बुनियादी ज़रूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि बैठने का सीट रूम होना चाहिए सफिशिएंट, या फिर लेडीज़ टॉयलेट होना चाहिए, तो ये सब इन सभी चीज़ों का अभाव को देखते हुए CJI ने ऐसा प्रस्ताव भेजा है। अब देखिए, ऐसा उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के परिसर के उद्घाटन के अवसर पर कहा। ये अक्टूबर 23, 2021 का उनका ऐसा है मतलब बयान। तो अब देखें, अगर डेटा में जाएंगे तो प्रेजेंट में देश में 20% न्यायिक अधिकारियों के बैठने के लिए कमरे नहीं है, अर्थात 24,280 न्यायिक अधिकारी हैं, तो उनके लिए कमरे मात्र 20,143 हैं। और फिर 620 न्यायालय परिसर किराए की इमारतों में चल रहे हैं। करीब 26% अदालतों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है, और साथ ही 16% अदालतों में एक भी शौचालय नहीं है। तो ये सब कमी उन्होंने महसूस की और फिर NJAI का प्रस्ताव भेजा। तो ये आपको बताना है कि किस मंत्रालय को भेजा। ये देखें, ऑप्शन देखें, वित्त, गृह, विधि एवं न्याय, PMO। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विधि एवं न्याय मंत्रालय, आंसर C हो जाएगा। दो नंबर देखें, भारतवंशी नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का स्टाफ सेक्रेटरी नामित किया गया है। इसकी पहचान इस रूप में है। आप जानते हैं ये नीरा टंडन US प्रेसिडेंट जो अभी वर्तमान में है, जोसेफ बाइडन या जो बाइडन, इनकी विश्वस्त सहयोगी मानी जाती है। और स्टाफ सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में इसकी अहम भूमिका होती है। स्टाफ सेक्रेटरी की जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, और इनके ही माध्यम से सरकार के प्रशासनिक विभागों की फाइलें राष्ट्रपति तक पहुंचती है, और इसे व्हाइट हाउस में सबसे शक्तिशाली शख्स माना जाता है। और इसकी नियुक्ति पर सीनेट की मुहर की ज़रूरत भी नहीं होती। और ये अगर CNN की रिपोर्ट देखेंगे तो बाइडन की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन, जो 51 वर्ष की है, को स्टाफ सेक्रेटरी के पद पर अक्टूबर 22, 2021 को नामित किया गया है। तो अब आप इसमें आपको ये बताना है कि ये विशेषज्ञ हैं किस क्षेत्र की। तो ये जानी मानी नीति विशेषज्ञ मानी जाती है। इसका आंसर B हो जाएगा।
3 नंबर देखें, आत्मनिर्भर भारत संपूर्ण योजना, स्वयंपूर्ण योजना की शुरू की गई। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण योजना शुरू की गई। तो ये कब शुरू की गई, इसका डेट बताना है। ये 1 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। आंसर इसका सी हो जाएगा। अब अगर देखेंगे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम, एक इधर हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है, जिसमें कि इनके लाभार्थियों से प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तो ये आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में जो डेटा सामने आया, उसमें 100% घरों को इलेक्ट्रीफाई किया गया और हर घर जल अभियान में प्रदर्शन भी 100% रहा गोवा का, और गरीबों को मुफ्त राशन देने में भी 100% इनका प्रदर्शन रहा गोवा का। तो यही स्वयंपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण वाला योजना है, यानी कि कोई भी काम होना चाहिए 100%। हालांकि इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। 4 नंबर देखें, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता जताई है। ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है और सालों से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इस बार भी इसको डाल दिए हैं। 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता, ये 2022 तक की प्रतिबद्धता है भारत की। और अगर और डेटा आगे जाएंगे तो 2030 तक 450 गीगावाट का ये प्रतिबद्धता जताया है भारत के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022, ये हो जाएगा आंसर। पाँच नंबर देखें, गढ़चिरौली के जंगल स्थित हैं। ये तो पता होगा, गढ़चिरौली फेमस है। ये महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में पाया जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में। तो ये इधर चर्चा में आया है क्योंकि वहाँ पे हाथी का बहुत बड़ा झुंड देखा गया। हाथी का वहाँ बहुत बड़ा झुंड देखा गया। अमूमन वहाँ उस गढ़चिरौली के जंगल में हाथी नहीं पाए जाते हैं, या ऐसा भी महाराष्ट्र के किसी वन क्षेत्र में हाथी नहीं पाए जाते, लेकिन इसके पड़ोसी राज्यों में हाथी पाए जाते हैं। और ये जो गढ़चिरौली है ये छत्तीसगढ़ के नज़दीक है, इसलिए वहाँ से उड़ीसा या आंध्र प्रदेश की ओर जाते हुए हाथी के झुंड कभी कभी गढ़चिरौली से गुजरते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 18 से 20 हाथियों का एक बड़ा झुंड फर्स्ट टाइम गढ़चिरौली के जंगल में देखा गया है, तो इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 6 नंबर देखें, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम का मॉडल पेश करने वाला देश का पहला राज्य है। ये तो लगभग सभी लोग जान गए होंगे अभी तक कि ऐसा कौन सा राज्य है जो इसमें रिकॉर्ड बनाया है पहला राज्य होने का। ये अपना बिहार ही है। देश का पहला राज्य बना ये चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम का मॉडल पेश करने वाला राज्य। और ये सभी 38 जिलों में ये CFCR यानी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बनाए गए हैं, और 11 अतिरिक्त जिलों में भी बनाया जाएगा जहाँ पर 100+
केस होगा चाइल्ड से रिलेटेड। और फिर ये जो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम है ये 18 साल से नीचे के लड़के लड़कियों के लिए है, जो अगर कोई वाद है या फिर उन्हें गवाही देना है या फिर अपनी ही समस्या का उनको समाधान वहाँ उस कोर्ट रूम में करना है जस्टिस के सामने, तो अपनी बात खुल के रखेंगे निर्भीकता से। और इसके प्रति सरकार और अदालत दोनों सजग है कि बच्चों के प्रति कोई अपराध ना हो, और इस संबंध में निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी भी किया गया था। तो बिहार पहला राज्य बना। आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2005 प्रदूषण मानक के अनुसार 24 घंटे में PM 2.5 संकेंद्रण सुरक्षित माना जाता है। अब देखिए जो 2005 का एयर पोल्यूशन गाइडलाइन है WHO का, तो ये कुछ मानक तय किए हुए हैं कि 24 आवर के दरमियान PM 2.5 का कंसंट्रेशन कितना पर सुरक्षित है। तो ये देखें, इसका आंसर सी होगा 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। अगर ऑप्शन वाइज देखें तो ए नंबर ऑप्शन ये 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ये WHO का सितंबर 22 2021 का वायु प्रदूषण दिशा निर्देश है जो जारी किया गया है, जिसमें 15 माइक्रोग्राम से ऊपर के PM 2.5 संकेंद्रण को सुरक्षित नहीं माना है, अर्थात 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक सुरक्षित है, उसके ऊपर सुरक्षित नहीं। ये नया मानक है जो 2021 में आया है WHO के द्वारा, लेकिन यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2005 वाला प्रदूषण मानक, तो इसमें 25 होगा आंसर सी। अब देखें नए मानक के अनुसार ये जो 6 कॉमन एयर पोल्यूटेंट हैं जैसे कि PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी सुधार करके इसका जो है स्तर और नीचे किया गया है। तो एक बात और जान लें कि WHO नॉर्म्स जो है इससे रिलेटेड वो किसी देश के लिए बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, यह केवल सिफारिश किए गए मानक हैं, यानी रिकमेंडेटरी है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा सुरक्षित माना गया है। तो अगर मान लीजिए बाध्यकारी नहीं है, आप माने अथवा नहीं माने उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपके इमेज को लेके हो जाएगा कि अगर खराब वायु गुणवत्ता रहेगा आपके देश का या किसी भी देश का, तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है, क्योंकि जो टूरिस्ट लोग हैं और जो निवेशक हैं विदेश के, वो उस देश को गंतव्य के रूप में नहीं लेंगे, यानी वहाँ वो जाना पसंद नहीं करेंगे ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो आंसर इसका सी होगा 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। अब देखें ये 8 नंबर क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक WHO के 2005 मानक से काफ़ी नीचे है। इसमें 24 घंटे की अवधि में PM 2.5 संकेंद्रण को सुरक्षित माना है। ये भारत का मानक है, तो भारत में कितना तक सुरक्षित माना गया है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सी होगा आंसर। 9 नंबर देखें, PM 2.5 ऐसे पार्टिकुलेट मैटर है जिसके आकार होते हैं। अब देखिए PM 2.5, PM 10 ये सब होता है ना, तो क्वेश्चन है PM 2.5 का साइज क्या है।
तो इसका साइज माइक्रोन्स में मापा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और ये 2.5 माइक्रोन्स या कम इसका साइज होता है। आंसर डी हो जाएगा। उसी तरह से PM10 का बात करेंगे तो 10 माइक्रोन्स या लेस और लेस। अच्छा, माइक्रोन होता क्या है? माइक्रोन है, अगर आप 1 मीटर को 10 लाख हिस्से में बांटेंगे तो वो जो एक हिस्सा होगा वही माइक्रोन कहलाता है, यानी 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। 10 नंबर देखें, केंद्र द्वारा वर्ष 2008 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई थी। संख्या पर आधारित क्वेश्चन है कि कितना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई थी। 2018 में ऐसा घोषणा हुआ था। तो देखिए, ये ऐसा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित कर किया गया था, ऐसा फैसला लिया गया था, इस तरह की घोषणा की गई थी। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को पास करके ऐसा किया गया था। 31 स्टेट और यूटीज़ के लिए, 31 स्टेट और यूटी के लिए इस तरह का घोषणा किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1023। अब देखिए, 1023 में से 389 पॉक्सो के लिए रखा गया। इसे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो 1023 कुल संख्या है उसमें से 389 पॉक्सो के लिए रखा गया। अब करंट में क्या है कि 27 राज्यों और यूटीज़ में 367 पॉक्सो व 674 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्य कर रहे हैं। 2019 में गांधी जयंती के अवसर पर ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है स्थापित करने की स्वीकृति केंद्र ने दी थी। और अभी 17 राज्यों में FTSC यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1023। 11 नंबर देखें, डेल्टा प्लस, ये कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन है। डेल्टा प्लस के बारे में सत्य है। अब देखें ऑप्शन पे जाए, डेल्टा वेरिएंट की 45वीं उपश्रृंखला, ये सही है। वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स के द्वारा ऐसा कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट की 45वीं उपश्रृंखला है। बी नंबर देखें, मुख्य डेल्टा वेरिएंट से 15% अधिक संक्रामक। अब देखें, ये इसका संक्रमण तो ब्रिटेन में भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो ये अक्टूबर के महीने में, इस साल अक्टूबर 2021 के महीने में डेल्टा का सब वेरिएंट दोगुनी तेज़ी से फैला है। ब्रिटेन में सभी आयु वर्ग के लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्कूली छात्र का भी संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है। तो ये संक्रमण की क्षमता वाला ऑप्शन है बी नंबर। और ये जो डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा स्ट्रेन जो मेन स्ट्रेन है ओरिजिनल, उससे भी घातक है। तो बी नंबर भी सही हुआ। सी नंबर देखें, असली नाम AY4.2 है, तो ये भी सही है। इसका जो साइंटिफिक नेम रखा गया है AY4.2 रखा गया है। और नया नाम भी इसका रखने का ये प्लान हो रहा है। इसका नया नाम NU किया जा सकता है। अब देखें, ये डी नंबर देखें, अब तक का सबसे संक्रामक सब वेरिएंट। तो इस तरह की बात जो लंदन जेनेटिक
इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर का कहना है कि ये अब तक का सबसे संक्रामक सब वेरिएंट है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन सही हुआ इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई चला जाएगा। ऑल करेक्ट हो गया, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, ये भी और ये भी, सारे ऑप्शन सही है। 12 नंबर देखें, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में COP1 का आयोजन हुआ था। अब COP1 की बात इस क्वेश्चन में की गई है, जबकि अभी COP26 चल रहा है, ये चलने वाला है। तो ये 1 कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले COP का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो UNFCCC के अंतर्गत इसका वार्षिक आयोजन सम्मेलन किया जाता है। UNFCCC क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी के अंतर्गत ये COP का वार्षिक सम्मेलन किया जाता है। और ये शुरू हुआ था, यानी पहला COP जो हुआ ये 1995 में हुआ। आंसर बी हो जाएगा। और देखें, अभी जो वर्तमान में COP26 ग्लासगो ब्रिटेन में होने वाला है, अक्टूबर 31 से नवंबर 12, 2021 तक। और जिसमें प्रधानमंत्री मतलब कि अपना फिजिकल अपीयरेंस वहाँ दे रहे हैं, यानी वहाँ गए हैं। और वो इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर 29 अक्टूबर से नवंबर 2, 2021 तक रहेंगे, जिसमें कि G20 और COP26 का विजिट वो करेंगे, उसका मंचन वो करेंगे, मतलब मंच शेयर करेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर बी सही हुआ। 13 नंबर देखें, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई कंपनी अपने परिचालन के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन के बदले कहीं और उत्सर्जन कम करने में मदद करती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर किसी, मान लीजिए इंडिया में किसी का कोई कंपनी है, वो अपना कंपनी चला रहा है, तो उसमें तो CO2 इमिशन होगा ना। तो वो जितना CO2 इमिशन यहाँ करता है, तो अगर कहीं दूसरे देश में वो किसी को मदद करता है CO2 इमिशन कम करने में, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम होता है कार्बन आउटसेटिंग। 13 का बी हो जाएगा, कार्बन आउटसेटिंग। चौदह नंबर देखें, औसत वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को किसके औसत तापमान की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की प्रतिबद्धता दुनिया जता रही है? अब देखिए, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। औसत वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को किसके औसत तापमान की तुलना में? तो यही क्वेश्चन है, किसके औसत तापमान की तुलना में। तो आप ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इरा होता है, उसी पर ये मतलब कि जो मानक तय किया गया है, जो रेफरेंस लिया गया है एक कंपैरिजन के लिए। तो इंडस्ट्रियल एज से पहले जो औसत तापमान था, उसके तुलना में ये जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वर्ल्ड में, उसका जो एवरेज है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की प्रतिबद्धता जताया गया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, औद्योगिक काल से पहले, यानी प्री इंडस्ट्रियल इरा का जो एवरेज टेम्परेचर है उसके तुलना में
1.5 डिग्री तक रोक के रखने की प्रतिबद्धता दुनिया जता रही है। एवरेज ग्लोबल वार्मिंग, इसका आंसर बी हो जाएगा, औद्योगिक काल से पहले। 15 नंबर देखें, ग्लोबल वार्मिंग और मनुष्य की गतिविधियों में संबंध है। अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये बताना है कि ये आईपीसीसी रिपोर्ट है, ये कब, किस रिपोर्ट में ऐसा संबंध बताया गया था कि ये बात सही है। तो ये सितंबर 27, 2013 का बात है। इसमें मोर देन 197 ग्लोबल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का ऐसा मानना हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग और मनुष्य की गतिविधियों यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी में एक ठोस संबंध है। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये मैन मेड है, ऐसा उन्होंने बताया, उस रिपोर्ट में बताया गया। तो ये 2013 में है आईपीसीसी रिपोर्ट, आंसर बी हो जाएगा। अब देखें आईपीसीसी क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है इसका फुल फॉर्म। और इसमें क्या होता है, ये जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने की दिशा में हो रहे शोध पर नज़र रखा जाता है। यानी क्या क्या अद्यतन शोध हो रहा है क्लाइमेट चेंज से निपटने के हेतु, उस पर नज़र रखा जाता है आईपीसीसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, आज 20वीं सदी के औसत की तुलना में वैश्विक तापमान बढ़ गया है। यानी वर्तमान में 20वीं सदी के औसत की तुलना में कितना तापमान बढ़ा है, ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। सत्रह नंबर देखें, किस रसायनविद ने बताया कि कोयला जलने से ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बात 1896 में किया गया था। स्वांते आर्हेनियस नाम का ये जो मतलब केमिस्ट थे, रसायनविद, उन्होंने ऐसा कहा था कि कोयला अगर बर्न होगा तो GHGs का लेवल बढ़ सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर देखें, पहली आईपीसीसी रिपोर्ट आईपीसीसी रिपोर्ट पहली बार कब आई थी। तो ये काम हुआ था 1990 में। आंसर इसका ए हो जाएगा, 1990। अब देखें 19 नंबर देखें, UNFCCC पर हस्ताक्षर किए गए। कब हस्ताक्षर हुआ इस पर, ये साल 1992 था, जब जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की दिशा में नियमों का खाका खींचा गया और उस पर उसकी संधि हुई, उस पर हस्ताक्षर हुआ, ये 1992। बीस नंबर देखें, पीएम मित्र योजना किस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए है। पीएम मित्र योजना, मित्र में जो MITRA है मित्र, तो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क, इसके तहत बनाया जाता है पीएम मित्र योजना। तो स्वाभाविक है ये कपड़ा क्षेत्र से रिलेटेड है, उसी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए है। अब देखें ये जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क है, ये 7 राज्यों में इसकी मंजूरी दी गई
और इसके लिए राज्य सरकार को क्या करना पड़ता है कि 1000 एकड़ की भूमि उसको मुहैया करानी पड़ती है इस पार्क के निर्माण के लिए। तभी उसको 500 करोड़ रुपया ग्रीन फील्ड के लिए ऐड मिलेगा और 200 करोड़ रुपया ब्राउन फील्ड के लिए ऐड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कपड़ा। 21 देखे, गंगा के पूरे प्रवाह क्षेत्र में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारित न्यूनतम स्तर है। अब देखिए, गंगा नदी का जो है जल यानी उस जल शुद्धिकरण का काम भी जोर शोर से चल रहा है। ये जो एक प्रोग्राम है गंगा को स्वच्छ करने वाला प्रोग्राम, तो उसमें देखा जाता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है और उसका एक न्यूनतम स्तर भी निर्धारित किया गया है कि कितना होना चाहिए। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, 5 मिलीग्राम पर लीटर। कम से कम इतना तो ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ रहना ही चाहिए गंगा के प्रवाह में। आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर देखें, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत वर्ष 2021 में जैव रसायन ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी निगरानी केंद्रों की संख्या है। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है और इसमें बीओडी निगरानी केंद्र बनाया गया था। अब देखें, ये नंबर ऑप्शन देखें 32। तो देखिए, बीओडी निगरानी वाले 53 स्थलों में से 32 स्थानों पर 2014 में स्नान की प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड के अनुरूप थे। हालांकि ये प्रश्न के हिसाब से ये ऑप्शन सही है नहीं, मतलब कि सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन का ये व्याख्या हुआ कि 53 में से 32 स्थानों में 2014 में ही स्नान की प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड के अनुरूप थे। बी नंबर देखें 53, तो ये तो 2014 में बीओडी निगरानी केंद्रों की संख्या है 53, और यहाँ 2021 में पूछ रहा है क्वेश्चन में। सी नंबर देखें 68, तो 2021 में 97 बीओडी निगरानी केंद्रों में से 68 स्थान स्नान के लिए बीओडी मानदंड का अनुपालन करने वाले पाए गए। तो सी भी क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर नहीं हुआ। और डी देखें 97, तो यही तो 2021 में कुल बीओडी निगरानी केंद्रों की संख्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 97। 23 नंबर देखें, वर्ष 2022 के शुरुआत में भारत किसके साथ अर्ली हार्वेस्ट डील करने जा रहा है? अर्ली हार्वेस्ट डील, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और देखें, ये यूएई के साथ ऐसा हो रहा है, तो आंसर तो यूएई हो ही जाएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि अर्ली हार्वेस्ट डील के अबाउट थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ये इंडिया और यूएई दोनों देशों ने एक फॉर्मल ट्रेड नेगोशिएशंस औपचारिक व्यापार समझौते की शुरुआत की है, जिसका एम क्या है? दिसंबर 2021 तक एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट पर विचार विमर्श संपन्न करना और एक औपचारिक समझौते पर 2022 के शुरुआत तक हस्ताक्षर करना है। और तो इसका ये सब करने का उद्देश्य क्या है?
इससे क्या होगा कि द्विपक्षीय जो मर्केंडाइज ट्रेड है उसको $100 बिलियन के पार ले जाना है। और दूसरा है कि सर्विस ट्रेड जो होता है, सेवा व्यापार, उसको $15 बिलियन तक बढ़ाना है। और ये दोनों काम 5 वर्षों में करना है। ये दोनों टारगेट हुआ। अब देखें अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता क्या है या डील होता क्या है। इसका प्रयोग जो है एक व्यापक एफटीए के संपन्न होने से पूर्व, एफटीए क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, मुक्त व्यापार समझौता होता है ना। तो एक व्यापक एफटीए के संपन्न होने से पूर्व दो देशों या ट्रेडिंग ब्लॉकों के मध्य निश्चित वस्तुओं के व्यापार पर टैरिफ को उदारीकृत करने हेतु किया गया ये एक एग्रीमेंट है, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। अब देखिए इसमें टैरिफ को लिबरलाइज किया जाता है, यानी जैसे हम बाहर से माल आया, मान लीजिए इंडिया, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं ना, इंपोर्ट टैक्स लेते हैं ना, उसी तरह हम जो माल यहाँ से बाहर भेजेंगे उस पर भी वो वही सब लगाएगा, कस्टम ड्यूटी लगाएगा या फिर इंपोर्ट आयात कर लगाएगा, ये सब लगाएगा। तो उसी को टैरिफ बोलते हैं। तो उस टैरिफ को लिबरलाइज करना है, यानी कि जो पहले था उससे थोड़ा सा कम करना है, उदारीकृत करना है। तो ये काम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उससे पहले ये सब निपटाना पड़ता है। या तो दो देश हो इसमें शामिल या फिर दो ट्रेडिंग ब्लॉक हो। ट्रेडिंग ब्लॉक किसको बोलते हैं, जैसे कि समूह हुआ, दो समूह, ट्रेडिंग ग्रुप एक तरह से कह लीजिए। और उसमें भी जो है वस्तुओं का व्यापार कुछ सर्टेन रहता है कि ये चीज़, वो सब का भी लिस्ट बनाया जाता है कि ये सब चीज़ हमको यहाँ से वहाँ भेजना है और वो सब कुछ चीज़ वहाँ से यहाँ आना है। तो ये सारा चीज़ तय किया जाता है एफटीए के संपन्न होने से पूर्व, वो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट कहलाता है। अब देखिए ये दोनों देश इंडिया और यूएई के बीच में जो ये होने जा रहा है, तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट में क्या क्या होगा। देखिए इंडिया के तरफ से ये मतलब कि एक्सेस बनाया जाएगा कि इंडियन टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवियर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इसको हम मतलब कि यूएई को बेचे। जबकि यूएई की तरफ से फिनटेक, पेट्रोकेमिकल इक्विपमेंट और बाय प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ उनके तरफ से रखा गया कि हम ये सब चीज़ आपको देंगे। तो इस तरह से अभी होना बाकी है, अभी ये सब प्रपोजल बन रहा है, इसमें टाइम लगता है। अब देखें फॉर्मल, ये जो औपचारिक निगोशिएशन है इंडिया और यूएई के बीच, उसको सेपा भी बोलते हैं, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो 23 सितंबर 2021 को शुरू हो चुका है। और ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यू रहेगा। ये जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है जो 2000 के शुरुआत में साइन होने जा रहा है, उसके बाद भी ये नेगोशिएशन जारी रहेगा। तो सोचिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये सब चीज़। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा यूएई। 24 नंबर देखें, असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित विदेशी है, परसेंट पूछा गया है पॉपुलेशन के अगेंस्ट में, असम के पॉपुलेशन की तुलना में। तो अगर आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय का बात करेंगे, उसका डेटा का बात करेंगे, तो 1985 से लेके फरवरी 28, 2019 तक में 63,959
फॉरेनर्स डिक्लेयर किए गए हैं थ्रू एक्स पार्टे ऑर्डर्स बाय फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम। तो इस लिहाज से ये जो संख्या है 63,959, इतना लोग को फॉरेनर घोषित किया गया है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। तो ये 62% बनता है असम के पॉपुलेशन के हिसाब से। आंसर बी हो जाएगा 62%। अब देखिए ये जो फॉरेनर्स एक्ट है ये बना था 1940 में। उसके भी पहले 1939 में फॉरेनर्स ऑर्डिनेंस लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड के चलते देश में इमरजेंसी की स्थिति बन गई थी ब्रिटिश भारत में, तो इसलिए फॉरेनर्स ऑर्डिनेंस लाया गया था 1939 में, और फिर उसको रिप्लेस करके फॉरेनर्स एक्ट 1940 बना, और फिर उसमें कुछ सुधार करते करते और आगे भी बना, और अभी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है असम में। तो आंसर इसका बी हो जाएगा 62%। 25 नंबर देखें, लास्ट क्वेश्चन है। B3W का पूर्ण रूप है, यानी B3 मतलब BBBW, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और ये अब संरचना पर फोकस करते हुए अमेरिका ने G7 समिट जो जून 2020 में हुआ था, यह घोषणा किया था अमेरिका ने, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेट संपन्न होता है इसका इलेबोरेटेड सॉल्यूशन के साथ। फिर हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे करंट अफेयर्स पर, और सब थोड़ा यूनिक क्वेश्चन ही रहेगा, इसको पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। तो देखें, अपना ज्ञानवर्धन करें, और फिर एग्ज़ाम में बेटर करें, अच्छा रिजल्ट होगा इससे। ठीक है, गुड नाइट।